नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। प्रमुख विद्वानों के कथन और भाषा विज्ञान में पीवाईक्यू सीरीज का हम अध्ययन कर रहे हैं। जो प्रश्न है विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? और ये प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, देखिए कितनी बार आया है। हायर एजुकेशन एग्जाम 2015, केवीएस पीजीटी 2015, हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2016, डीएसएसबी 21, यूकेपीएससी लेक्चर एग्जाम 2020, यू डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008, जीडीसी, मतलब कई बार परीक्षाओं में ये आरपीएससी, डीएसएसबी और दिल्ली केवी पीजीटी सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है और बार बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। और जो सही उत्तर है इसका ए है कि 343 अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसकी व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह उद्धृत है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंगों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की जो भाषा है वह हिंदी होगी। अनुच्छेद 343 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी एक भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। यानी जो एक जनसंख्या का भाग होगा वह जो एक उस भाषा का प्रयोग करता है जिसका भाग बहुत अधिक प्रतिशत है, तो उस भाषा में राजकीय कार्य होगा। अनुच्छेद 348 है, उसमें क्या कहा है देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों और विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा वह हिंदी होगी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? और ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से दो भाषाएं विकसित होती हैं, कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, जिसमें पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी में कौरवी जिसे खड़ी बोली कहा जाता है, हरियाणवी बागरू जिसे कहते हैं, दक्षिणी ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी में है मारवाड़ी, जयपुरी जिसे जयपुरी को ही ढूंढानी कहा जाता है, मेवाती और मालवी भाषा। खस से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाएं आती हैं। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी से बिहारी हिंदी, भोजपुरी और मगही, मैथिली। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है जिसके अंतर्गत तीन भाषाएं आती हैं, बोलियां भोजपुरी, मगही और मैथिली। बैसाची से पंजाबी और लहंदा भाषा का विकास हुआ है, ये बोलियां हैं। पाली के प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन तीन शाखाओं में हुआ है? और सही उत्तर है ए, सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री तीन शाखाओं में हुआ है। भारतीय आर्य भाषाओं के कालक्रम को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो 1000 ईस्वी से अब तक लगातार चली आ रही हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में जो तीन भाषाएं कौन कौन सी विकसित हुई थी? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली का समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश है 500 से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश के बाद जो भाषाओं का विकास क्रम था वो क्या था? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। उसके बाद हिंदी आई। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे जिनमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ है। वो कौन कौन से थे? सौरसेनी अपभ्रंश, जिसे देखिए कौन कौन सी भाषा से कौन कौन सी बोलियां विकसित हुई हैं। सौरसेनी अपभ्रंश, इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा। ब्राचर से सिंधी। खस से पहाड़ी हिंदी, इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा आती हैं।
महाराष्ट्री से अपभ्रंश से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषाएं आती हैं बोलियां, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषा का विकास हुआ है। प्राकृत भाषा के 5 भेद हैं जो हैं सौरसेनी प्राकृत, पैसाची प्राकृत, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी प्राकृत। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में मूल चिन्ह है, और ये प्रश्न जो है एलटी परीक्षा उत्तराखंड है उसमें प्रश्न आया है। सही उत्तर है 45। देवनागरी लिपि में जो मूल चिन्ह है उनकी संख्या 45 है। देवनागरी लिपि में मूल चिन्हों की संख्या 45 है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली में 4 व 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी में लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में जो अक्षर हैं वो 52 अक्षर हैं जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। देवनागरी लिपि एक अक्षरिक लिपि है। देवनागरी की वर्णमाला का जो वर्ण क्रम है वो वैज्ञानिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी की पहचान है एक क्षैतिज रेखा या जिसे सिरोरेखा कहते हैं। कोई शब्द लिखने के ऊपर जो रेखा लगती है इस तरह से ऊपर उसे, जैसे हमने राम लिखा और इसके ऊपर जो रेखा लगी इसे शिरोरेखा कहा जाता है। ये इसकी विशेष पहचान है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का एक नाम यह भी है। मराठी, गुजराती, कोरबी और भोजपुरी। तो खड़ी बोली का नाम एक कोरबी भी है। ये प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 और यूपी टीजीटी 2021, यूपी पीजीटी 2010, हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कोरबी भी है। यह नाम राहुल साकृत्यायन ने दिया है। खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियां हैं। अगला प्रश्न है अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है। मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या या अवध। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है जो अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है वो अयोध्या और अवध है। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र अयोध्या या अवध है। इसी क्षेत्र विशेष के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इनका विकास जो तीनों भाषा का है अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी भाषा की उपभाषा की बोली है। देवनागरी लिपि को भी कहा जाता है चरण लिपि, ब्राजील लिपि, लोक नागरी लिपि, रोमन लिपि। और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में और सही उत्तर है लोक नागरी लिपि। देवनागरी लिपि को लोक नागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी को प्राय नागरी, नागर, देवनागर भी कहा जाता है। नागरी लिपि को लोक नागरी नाम देने का जो श्रेय है आचार्य विनोबा, जो लोक नागरी लिपि का जो नाम है उसे देने का जो श्रेय है आचार्य विनोबा भावे को है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4 व 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं और 8वीं सदी के एक शिलालेख में किया था। अगला प्रश्न है विभाषा का क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है और अधिक क्षेत्र जो विकसित होता है वो बोली का होता है। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है ये। विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत होता है। एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्यतः बोलचाल और साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? देवनागरी, वैदिक आर्यों, शारदा। और ये प्रश्न जो आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, वैदिक आर्यों ने। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है।
जगत मोहन वर्मा वैदिक चित्रलिपि से ब्राह्मी को व्युत्पत्ति मानते हैं, यानी वैदिक चित्र से ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई। दिए गए विकल्पों में वैदिक कार्यों में संगत उत्तर है। वैदिक कार्यों ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शुरू किया है। देवनागरी लिपि की जो विशेषता है वह क्या है? डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए कि देवनागरी जो लिपि है उसकी विशेषता है वर्णमाला है, उसमें ध्वनि वैज्ञानिक है, पद्धति बिल्कुल उसके अनुरूप है। जो देवनागरी लिपि है उसका वर्णक्रम है वो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार दिया हुआ है। देवनागरी लिपि की विशेषता यह है कि इसकी वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप में लिखा गया है। पहले स्वर आते हैं, उसके पश्चात व्यंजन, अतः संयुक्त व्यंजन, अंत में संयुक्त व्यंजन क्षत्रज्ञ और श्र आते हैं। तो स्वर से ही व्यंजन बनते हैं, उसके बाद उनका विकास बताया है किस प्रकार हुआ। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी का मुख्य केंद्र है मुरादाबाद, दिल्ली, बिजनौर और भोजपुर। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि भोजपुरी का जो मुख्य केंद्र है वो भोजपुर है। तो आप नाम से भी पता कर सकते हैं कि भोजपुरी का जो मुख्य केंद्र है वो भोजपुर है। यह बिहार का एक छोटा इलाका है, इसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोलियां हैं। भोजपुरी मुख्य रूप से भोजपुर, शाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया तथा बनारस में बोली जाती है। तो भोजपुरी के क्षेत्र हैं ये। भारत में ज़्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली हैं? भोजपुरी, मैथिली, ब्राह्मी और मगही। ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि से भारत की अधिकतर लिपियों का विकास हुआ है। भारत की ज़्यादातर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन भारत में दाएं से बाएं लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि तथा बाएं से दाएं लिखी जाने वाली ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था, जिसमें से खरोष्ठी लिपि का क्षेत्र अत्यंत सीमित था जो पंजाब और कश्मीर में था। अगला प्रश्न है किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? रोमन, देवनागरी, फारसी और गुरुमुखी। तो प्रत्येक जो एक चिन्ह है वो एक ध्वनि चिन्ह एक उसके लिए निर्धारित है, तो देवनागरी लिपि की विशेषता है। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता है यह है कि एक वैज्ञानिक लिपि है जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। नागरी लिपि वर्णात्मक है, इससे वर्णों का लेखन तथा उच्चारण इसमें समान है, यानी जिस वर्ण को लिखा जाता है वही उस वर्ण को बोला जाता है। ये नहीं कि लिख कुछ और रहे हैं और उच्चारित कुछ और हो रहा है, ऐसा नहीं है। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है। अर्थ, लिपि, भाव और अक्षर। ये प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी 2021 और सही उत्तर है लिपि। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द मूलतः है भोजपुरी, फारसी, मगही और बुंदेली। और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें बी कि हिंदी मूलतः जो शब्द है वो फारसी का शब्द है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का शब्द है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। हिंदू शब्द फारसी है जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया और सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदी शब्द बना जिसका अर्थ है हिंद का। कालांतर में क लुप्त हो जाने से हिंदी बना। तो हिंदी शब्द कौन सा है? फारसी शब्द है। अगला प्रश्न है कि डैश की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। भाव, लिपि, पूर्वी और घोष। ये प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में और सही उत्तर होगा लिपि। कि लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने की है।
यानी मौखिक में जो बोलते हैं उसे लिपियों के माध्यम से ही लिखा जाता है। तो लिपि क्या है, अक्षरों को, भाषा को क्या है, शरीर प्रदान करती है। लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उनका एक विचार है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं। जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 15, 14, 18 और 17। ये प्रश्न DSSB TGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी 17। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। कौरवी, हरियाणी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। कहीं कहीं इनकी संख्या 18 भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की आदि जननी है गुजराती, संस्कृत, कन्नड़, मराठी। ये प्रश्न है DSSB TGT परीक्षा 2021 का और सही उत्तर है संस्कृत भाषा की जो जननी है, हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है। हिंदी की जो माँ है वो संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है, पर जो जननी है वह संस्कृत है। अगला प्रश्न है, हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? 4000, 6000, 400 और 5000। ये प्रश्न जो आया है DSSB TGT परीक्षा 2021 और सही उत्तर है 6000। दुनिया में एक अनुमान के मुताबिक 6800 के करीब भाषाएं हैं, जिनमें से हिंदी भी एक है। तो 6800 के जो निकट है वो 6000 ही हैं, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और बाईं से दाईं ओर। तो ये प्रश्न DSSB TGT परीक्षा 2021, DSSB TGT 2021 हम भूल जाते हैं कि बाईं से दाईं, दाईं से बाईं। तो इस तरह आपको याद रखना है कि बाईं यानी ये जो लिपि है ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। उर्दू लिपि दाईं से बाईं लिखते हैं, पर ये अगला इसका जो व्याख्या है प्रश्न की, देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का प्रयोग जो सबसे प्रथम प्रयोग किया था वो गुजरात में मिलता है और एक पहला शिलालेख है जिसे गुजरात नरेश जयभट्ट का, जिसका समय है 7वीं और 8वीं सदी के एक शिलालेख में मिलता है। भारत की संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई। प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणात्मक, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। DSSB TGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, अभिधात्मक होनी चाहिए। जो कार्यालय हिंदी है उसकी भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। अभिधात्मक भाषा का प्रयोग का तात्पर्य है अभिधा मूलक भाषा से है, जहां किसी शब्द का समान अर्थ ग्रहण किया जाए। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति की 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द को सुनने अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक अभिधा किसे कहते हैं उसके बारे में बताया है कि शब्द को सुनते ही पाठक या श्रोता सबसे पहले सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण कर लेता है, वह अभिधा शक्ति कहलाती है। यानी ये नहीं कि हम कह कुछ रहे हैं उसका अर्थ कुछ और निकल कर आए, ऐसा नहीं होना है। सीधा सरल सहज अर्थ निकले उस बात का, वही अभिधा कहलाती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है। ये जो प्रश्न आया है DSSB TGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी।
जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी माना है। भारतीय आर्य भाषा समूहों को कालक्रम की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसका समय है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जिसमें जो भाषाएं प्रचलित थी वो कौन सी थी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो वेद उनकी भाषा थी उनका था, और लौकिक संस्कृत सामान्य जन की भाषा भी संस्कृत हुआ करती थी उस समय। इसका समय है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, और 800 से 500 ईसा पूर्व तक। फिर मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा आई, इसमें 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आई, इसमें संस्कृत तो नहीं थी, इसमें पाली भाषा का विकास हुआ जिसे प्रथम प्राकृत कहा गया, जो बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथों की भाषा थी। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। उसके बाद प्राकृत जो द्वितीय, जिसे द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है, 1 ईस्वी से 500 ईसा, और अपभ्रंश तो द्वितीय प्राकृत कहा गया इसे 500 ईसा पूर्व से 1। आप इनका संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं भाषा विज्ञान का, तो आप मेरे हिंदी साहित्य के भाषा विज्ञान वाले सत्र में जाकर इनका संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार जो भाषाएं बनी, इनका विकास हुआ। उसके बाद प्राकृत, पाली प्राकृत अपभ्रंश के बाद जो फिर आधुनिक भारतीय अन्य भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें भारत देश की सभी भाषाएं और बोलियां आती हैं। तो इसका 1000 ईस्वी से अब तक लगातार जो विकास होता आ रहा है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नंदी देवीय लिपि, देवलिपि, देवीय लिपि, नंदी नागरी लिपि। ये प्रश्न है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है, और सही उत्तर है नंदी नागरी लिपि। नागरी लिपि को नंद नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई। नंद नागरी लिपि की दक्षिणी शैली है। नंदी नागरी में लिखित शिलालेख और पांडुलिपियां दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों में भी प्राप्त हुए हैं। इसी कारण नंदी नागरी को नागरी की दक्षिणी शैली भी कहते हैं। मध्वाचार्य की कुछ पांडुलिपियां नंद नागरी में हैं। अगला प्रश्न है, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है? भोजपुर, छत्तीसगढ़, जयपुर और किशनगढ़। ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है, और सही उत्तर है भोजपुर गांव के आधार पर इसका नाम भोजपुरी बोली पड़ा है। भोजपुरी बोली का नाम भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा है। भोजपुरी को मल्लिका, काशिका, बनारसी ये इसकी बोलियां हैं, इसके नाम हैं, आदि नामों से जाना जाता है। भोजपुरी भाषा का नामकरण बिहार राज्य के आरा शाहाबाद जिले में स्थित भोजपुर नामक एक गांव है, उस गांव के आधार पर इसका नाम भोजपुरी हुआ है। मध्यकाल में इस स्थान को मध्य प्रदेश के उज्जैन में से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। उन्होंने अपनी इस राजधानी को अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर इसका नाम भोजपुर रखा था। उन्होंने मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी में जो 3 बोलियां हैं वो कौन सी हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इसका विकास जो हुआ है मागधी अपभ्रंश से हुआ है, और किसका हुआ है? भोजपुरी, मगही और मैथिली, जो बिहारी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं। प्रश्न है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पूर्वी हिंदी। ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 21 का प्रश्न है, और सही उत्तर है पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पहाड़ी उपभाषा में खस तथा पैसाची अपभ्रंश दोनों से विकसित मानी जाती है। प्रश्न है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। ये प्रश्न आया है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा और डीएसएसबी टीजीटी 2021 में ये प्रश्न आया है, और सही उत्तर है ब्रजभाषा को पिंगल नाम दिया गया। तथा पिंगल जो भाषा वो कौन सी थी? राजस्थानी, और ब्रजभाषा को मिश्रित रूप में जो भाषा बनी उसको पिंगल कहा गया। इसमें राजस्थानी भाषा और ब्रजभाषा दोनों का मिश्रण हो कहा जाता है। पिंगल शैली में श्रृंगार प्रधान रचनाएं अधिक रची गई हैं। डिंगल और पिंगल दोनों ही शैलियों के नाम हैं, भाषाओं के नहीं।
पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई है, जो उसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? परिवार, राजनीति, धर्म और भाषा विज्ञान। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें कि भाषा विज्ञान भाषा का विशिष्ट ज्ञान कराता है। भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कराता है। भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व हैं: ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य और अर्थ। तो इसमें अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? विशुद्ध विज्ञान से, प्रचलित भाषा और साहित्य से, प्राचीन शिलालेखों से, लोगों की कही सुनी बातों से। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, प्रचलित भाषा और साहित्य से। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री प्रचलित भाषा साहित्य से ग्रहण करता है। साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा। ये प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ी बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। यह अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी का नाम खलटाही तथा लरिया है। प्रश्न है, एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? लेखन, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति और श्रवण। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है मौखिक अभिव्यक्ति। ध्वनि संकेतों के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों के रूप की भाषा का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? सामाजिक, वैज्ञानिक, पौराणिक और आर्थिक। ये प्रश्न है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, वैज्ञानिक। भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति तथा उसके विकास का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान भाषा को ही भाषा जानकर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों की कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 5, 7, 11 और 3। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, कि राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें क वर्ग, ख वर्ग तथा ग वर्ग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या है? ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा सन 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक थे। प्रस्तावक के रूप में गोपाल स्वामी अयंगर का मुख्य योगदान था। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की जो मान्यता प्राप्त हुई वो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को प्रदान की गई। तो भाषा और विज्ञान में भाषा, हिंदी साहित्य, लिपि से आज के सत्र में इतने ही प्रश्न हैं। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।